मेरे साथ बहुत लायक लोग थे। मेरे नज़र में बेशुमार ऐसे ज़हीन लोग हैं जो बोलने में हमसे बहुत बेहतर है, जो सोचने में हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आज भी मुझे आराम से जब मैं जा रहा हूँ तो वैसे तो मैं सब मिलते हैं, लेकिन अगर मेरा किसी तरफ ध्यान नहीं है तो मुझे ओए करके बुलाते हैं और मेरे क्वीज पकड़ के बुला लेते हैं। अब यकीन कीजिए, आपने सवाल किया ना तो मुझे इस सवाल का जवाब देने में उलझन हो गई। उस क्राउड वो चलता चलता क्राउड के ऊपर से वहां पहुंचता था और फिर ग्रिल को हाथ डालना और उसमें से उसने पैसे देने, टिकट लेने और वापस आ जाने। कमर जमान कायरा एक बड़ा हैवी नाम, सियासत में बड़ा, टीवी पे आते तो लोग आपकी बात को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। हम आज कमर से मिलने आए। कौन है कमर? कमर इस कायरा गांव का रहने वाला एक सादा सा लड़का था। इन्हीं गलियों से खेलते खेलते इन्हीं स्कूलों में, आर्ट स्कूलों में पढ़े। फिर कुछ अरसे के लिए एफसी कॉलेज लाहौर में, फिर वापस आ गए और फिर जाके मास्टर्स करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा। बस ये कोई बाज़ औक़ात इंसान अगर अपनी माजी को देखता है पीछे तो उसको समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरा भी यकीन ये है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स से मुज़य्यन है। कई हादसे, कई धक्के, कई हाथ मतलब है वो अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको मिल जाती हैं। मेरे साथ बहुत लायक लोग थे। मेरे नज़र में बेशुमार ऐसे ज़हीन लोग हैं जो बोलने में हमसे बहुत बेहतर है, जो सोचने में हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड पीपल कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई और उन बेचारों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उनको मिली होती तो वो हमसे बहुत कमाल के लोग हैं। लेकिन मैं तो अपने पुराने दोस्तों के साथ आज भी गप लगाता हूँ। ये रेडियो वाले, खोखों वाले, दुकानदार, छोटे छोटे मुलाजिम, ये मेरे क्लास फेलोज थे, मेरे आज भी दोस्त हैं। और वो आज भी मुझे आराम से जब मैं जा रहा हूँ तो वैसे तो मैं सब मिलते हैं, लेकिन अगर मेरा किसी तरफ ध्यान नहीं है तो मुझे ओए करके बुलाते हैं और मेरे क्वीज पकड़ के बुला लेते हैं। उनका हक है। हक। शरारती थे टू सम एक्सटेंट। हाँ, एक खतरनाक शरारती होती वो नहीं, एक्सट्रीम नहीं। एक्सट्रीम शरारती ना मैं कल था ना आज हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। कायरा, आप गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। कायरा क्या टर्म है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। कायरा हमारा ये एक गांव है। ठीक है। ये है तो शहर का हिस्सा, शुरू से ही वार्ड शहर के अंदर थी, लेकिन हमारा शहर 4-5 देहात की ज़मीन के अंदर बसा हुआ है। इनमें एक कायरा है, एक आसपुर है, एक सैदा है, एक धामा है, वैरोवाल है और ये बुज़ो पैलेस। ओके। तो ये इन गांव की ज़मीनें हैं। अब थोड़े से गांव और भी साथ मिल गए, तो इस गांव को ये रही मुनफरद के ये शहर के साथ था ज़मीनें हमारी। फिर आस्ता आस्ता हमारे बुजुर्ग जो सियासत में आ गए, तो पहले लिखा जाता था मेरे वालिद साहब का या मेरे चचा जो हाजी असगर साहब मरहूम, उनके साथ लिखा जाता था चौधरी मोहम्मद जमान ऑफ कायरा, हाजी मोहम्मद असगर ऑफ कायरा। फिर आस्ता आस्ता जब वो पार्लियामान में चले गए तो उनके नाम के साथ वो ऑफ दरमियान में से गायब हो गए। तो ग्रेजुअली उनको कायरा कहा जाने लगा। मेरा छोटा भाई भी इसी तरह है, नदीम, जो सियासत में आया। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ क्योंकि छोटे नामों से आसानी हो जाती है, पूरे नाम बुलाने की बजाय। ये इस्लामाबाद के इस्लामाबाद है, तो वहाँ पे पाकिस्तान भर के लोगों से दोस्तियाँ बनी, ताल्लुक थे। पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों के लोग होते हैं, तो वो फिर निकनेम जो था ना वो मेरा, और तो कोई निकनेम था नहीं, तो वो मेरा नाम कायरा पड़ गया। सो लोग
अब मुझे कायरा के नाम से याद करना शुरू कर दिया, चलते चलते जो गांव था अब वो मेरा नाम बन गया। क्या बात। बल्कि बहुत सारे लोग शायद मेरा नाम पूरा ना जानते हो, लेकिन मुझे इस मेरी शनाख्त से एंड आई एम प्राउड। कभी सोचा था आपने कि आपके इलाके का नाम आपके साथ इस तरह मंसूब हो जाएगा और पूरे मुल्क में जाना जाएगा, पूरी दुनिया में जाना जाएगा? बस ये मेरे ज़हन में कभी नहीं था। मेरा इरादा पॉलिटिक्स में डायरेक्टली आने का था ही नहीं। क्या इरादा था? मैं कोई कारोबार करना चाहता था। हम एक लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास तो नहीं, लोअर मिडिल क्लास के। तो फैमिली हमारी जॉइंट फैमिली है, 2 भाई, यानी मेरे मुझसे सबसे बड़े भाई जो ताहिर जमान साहब हैं और छोटे नदीम। यही हमारा डिज़ाइन था फैमिली का कि ये दोनों भाई बुज़ुर्गों के बाद उनके साथ पॉलिटिक्स करते, उनकी ज़िंदगी में भी यही करते थे, तो ये करेंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो मैं तो एक हादसे के नतीजे में ऐसे ही एक लोकल बॉडीज इलेक्शन आ गया और वो बड़ा टसल वाला था, और उस इलेक्शन के अंदर मेरा नाम पुट कर दिया गया। हालांकि मैंने बड़ा रजिस्ट किया कि मैंने नहीं पॉलिटिक्स पे जाना, लेकिन वो बुजुर्गों ने, जो शहर के हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरा नाम पुट कर दिया। और वो उसकी लॉजिक थी खैर। और उस वक्त बड़ा टसल वाला इलेक्शन हुआ, वो नाज़िम का इलेक्शन था, छोटा सा। मुझे चांस मिल गया, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चला गया एज मेंबर। वहाँ बतौर अपोजिशन लीडर के, वहाँ में अपोजिशन में थे, तो बड़े कमाल के लोग थे हमारे साथी जो थे ना, उनमें वकलात थे, नौजवान पढ़े लिखे, बड़े एनर्जेटिक, और कुछ सीनियर्स भी थे। तो उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब के भाई जो थे, वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, और उनकी गवर्नमेंट बन चुकी थी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे बल्कि। तो 2002 में, बिल्कुल सही, 2001 में सॉरी पे बना था। तो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर सॉरी नहीं थे, उस वक्त उनकी वैसे वहाँ मुशर्रफ का दौर था। हाँ, मुशर्रफ का दौर था, और चौधरी शुजात साहब के भाई चौधरी शफात साहब जिला नाज़िम बन गए थे। तो हम वहाँ उनको बड़ा टिका के अपोज करते थे। और मुझे बड़ी हैरानगी है वैसे, उस दौर में ज़िला गुजरात की जो असम्बली थी, उसके अंदर लोग उसकी कार्रवाई सुनने आते थे। अरे वाह। अब मेरी वजह से नहीं, हाँ, लेकिन एक उसका माहौल ऐसा था, बहुत सारे लोग उसमें कमाल तैयारी करके, रूल्स प्रोसीजर्स हर चीज़, और हम किसी से दबते नहीं थे। हम परवेज़ मुशर्रफ के भी खिलाफ थे, चौधरी साहब के भी खिलाफ थे, तो बड़ा एग्रेसिव हमारा। तो उससे भी मुझे भी शौक था, तो मैंने लोकल बॉडीज पूरा एक्ट भी सारा वो याद किए, हिफज कर लिए। तब किताबें पढ़ने का शौक था, और मेमोरी भी बड़ी अच्छी थी कि जो पढ़ते थे वो याद रहता था। तो उसको मैंने बड़ा अच्छा, मुझे मौका मिला, तो मैंने, और स्पीचेस भी अदरवाइज भी, उससे मुझे मौका मिल गया, और लोकली ज़रा ज़िले में थोड़ी शनाख्त बनी। तो 2002 में लोकल पार्टीज़ के बाद जनरल इलेक्शन आ गया। तो डिज़ाइन तो था बड़े भाई साहब के लिए, मैंने कहा जी दिस इज़ माई जॉब इज़ ओवर। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम कंटिन्यू करो, तुमने अच्छा जगह बनाई है, अच्छा तुम्हारा। तो इस तरह डिसीजन हो गया, इलेक्शन लड़े, तो असम्बली पहुंच गए। असम्बली में गए तो वहाँ नया नया अभी मीडिया चल रहा था, हम भी बड़े जोशीले थे, और उस असम्बली के अंदर बड़े कमाल के, तकरीबन पाकिस्तान की तमाम जो अवेलेबल लीडरशिप थी मुल्क के अंदर, उस वक्त मियां नवाज शरीफ भी एग्जाइल थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी एग्जाइल में थी, बाकी तकरीबन सारी कौमी क़यादत जो थी ना वो असम्बली में थी, और मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बल्कि कह सकते हैं आप, बहुत बड़ी मेजॉरिटी, वो सारे अपोजिशन में थे। तो उनके साथ वहाँ काम करने का मौका मिला। इन मौलाना फजलुर रहमान साहब एमएनए थे, मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम साहब मरहूम एमएनए थे, काजी हुसैन अहमद साहब एमएनए थे, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, चौधरी एतजाज़ साहब एमएनए थे, इसी तरह और बहुत सारी कौमी, इमरान खान साहब हमारे साथ एमएनए थे। खान साहब तो खैर उस वक्त इतने लाइमलाइट में नहीं थे, वो तो हमारे साथ में थे, लेकिन बाकी जो क़यादत थी, तो वो उनसे सीखने का बहुत मौका मिला, बड़ा एक अच्छा माहौल बना। वैसे ही बस ऐसे ही दोबारा बचपन में चलता। अम्मा अब्बा में एक कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि आपको फेवर करता है आपकी शरारतों पे, वो कौन था? मुझे बहुत अपना बचपन याद नहीं है, ये आपने अजीब सवाल कर दिया। मैं बहुत
मेरी फैमिली और मैं ख़ास तौर पर आई एम वेरी ब्लेस्ड, एक्सेप्शनली ब्लेस्ड। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया जब मैं अभी बहुत बचपन में कोई 5 साल का हूँ। तो मुझे उनकी अभी भी शक्ल याद नहीं है, थोड़ा बहुत स्केच से याद होंगे। मुझसे 2 छोटे भाई है, वो बहुत छोटे थे। और मैं इसलिए ब्लेस्ड हूँ कि मेरे वालिद को दूसरी शादी करनी पड़ी, नेचुरली गुस्सा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि जिस माँ ने हमें पाला है, शायद हमारी सगी माँ भी इतना ख्याल न रहे। क्या बात है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो मेरे साथ है, सेहतमंद है, मैं उनसे दुआएं लेता हूँ, मेरे बच्चे उनसे दुआएं लेते हैं। और आप यकीन कीजिए, आपने सवाल किया ना, तो मुझे इस सवाल का जवाब देने में उलझन हो गई कि मैं कैसे कह पाऊंगा ये लफ्ज। इतनी मोहब्बत मिली। हाँ, क्या बात। मैं ये लफ्ज कैसे कह पाऊँ कि मेरी वालदा की डेथ होगी कि नहीं है, शी इज माय मदर। क्या बात। सो इस तरह के रिश्ते में इतना प्यार, इतना मोहब्बत। वालिद हमारे ज़रा रवायती आदमी थे, चचा भी हमारे रवायती से लोग थे। वो सारे लोग मेजॉरिटी में उस वक्त ही थे। औलाद से दोस्तियाँ नहीं होती थी, हमारा बहुत फासला था। बिल्कुल सही। बल्कि मैं और मेरे घर का डिज़ाइन ये था कि घर में वालिद साहब से हम पैसे भी नहीं लेते थे, वो चचा से लेने होते थे। वो बड़े सख्त थे लेकिन बहुत लाड करने। और उन्होंने हमारी ट्रेनिंग इस तरह की थी कि फर्ज करें मैंने उनसे 100 मांगा है, 100 रुपये चाहिए, तो उन्होंने 50 दे, और कभी 100 मांगा है तो 500 दे दिए। उनके वजह से नहीं, उनका एक फिर बाद में मुझे उन्होंने बताया कि ये ट्रेनिंग का ये मेरी यूनिवर्सिटी तक कैसा मसला रहा। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसलिए करता था कि कहीं तुम पैसे से अपनी शनाख्त न बना लो, कि मेरे पास पैसे होंगे, मैं दोस्तों में ज़रा पैसे खर्च करके अपनी शनाख्त बनाऊंगा, तो तुम्हें ये पता हो कि मैंने सोसाइटी में मूव करना है, कभी मेरे पास है और कभी ज़रूरत से ज़ायद है, कभी ज़रूरत से कम है। क्या बात। तो इसके दरमियान तूने अपनी ज़िंदगी में क्या बात। कॉलेज यूनिवर्सिटी दौर आपका। स्कूल का दौर बड़ा शानदार था। ये साथ ही हमारा इस्लामिया हाई स्कूल है। उससे पहले यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलेज है, अब तो ये उस वक्त नॉर्मल हाई स्कूल हुआ करता था। ये टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल था। ओके। तो उसके साथ एक प्राइमरी स्कूल था, तो उसमें हम मैंने प्राइमरी वहाँ से पास की। और वहाँ सर्दियों में भी बाहर और गर्मियों में भी हम बाहर दरख्तों के नीचे टाट डाल के, टाटों पे बैठा करते थे, तख्तियाँ लिखा करते थे, स्लेटें लिखा करते थे। और असातिज़ा हमारे बहुत शफीक थे, बड़े डांटे भी थे। एक हमारे उस्ताद बड़े, अल्लाह ताला उन्हें की रहमत करे, भट्टी साहब, वो सज़ा बड़ी अजीब सी देते थे, उनसे बड़ी डर भी लगता था। बहुत आला उस्ताद, हमारे हैंड राइटिंग अच्छी की, हमारे उर्दू सिखाई, हमें लुगत सिखाई बाकायदा। 5वीं जमात तक तो उर्दू पढ़ा। तो अगर वो किसी बात से नाराज़ हो गए या अपने सबक पूरी तरह नहीं याद किया तो वो उनका एक तरीका कार था कि उंगलियों में यूं करके पेंसिल दे दी और जो उंगली पकड़ ली और उसको थोड़ा थोड़ा दबाना। और आप छोटे से हैं, आप जान निकलते, थप्पड़ नहीं मारते, डंडा नहीं मारते, तो इसी से सिर्फ वो। और उनसे सबसे ज़्यादा लेकिन प्यार भी बड़ा। इसी तरह हमारे एक टीचर थे जफ़र साहब, वो इंग्लिश के उस्ताद, बहुत मार। अच्छा। फिर वो स्कूल 8वीं तक हो गया, तो मैंने 8वीं में इंग्लिश की। वो बड़े डांटे थे, लेकिन बड़े प्यार करने वाले भी। उनके घर जाके भी हम उनसे पढ़ा करते थे, लेकिन मारते हुए इतना इस तरह थे कि ये हमारे दौर वाला, आजकल दौर वाला नहीं है कि मार नहीं प्यार। हमें तो बाकायदा थप्पड़ों से मार पड़ती थी। और उनका स्टाइल ये था कि ये पाम होता है ना, पाम का पत्ता, पाम के पत्ते में जो उसका होता है ना वो तना सा, वो बड़ा इतना चौड़ा होता है, वो उसको छोटी छोटी उसकी छड़ियाँ काटते थे। अच्छा। और उसकी मुट्ठे को पकड़ के उससे मारते। अच्छा, बहुत खौफनाक। लेकिन वो ये था कि अगर कोई लड़का अच्छा काम करता है तो उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। वो तशद्दुद नहीं था, खैर उसमें तशद्दुद नहीं होता था, डर होता था बड़ा उस्ताद।
तो शरारतें करते थे हम, साथ हम खेत थे, दूसरे खेत थे, क्या बात। कभी खेतों से सब्जियां चोरी कर लें, कभी गन्ने चोरी कर लें, इतनी शरारतें होती थी और क्या होती थी। और इसी तरह मैं इस्लामिया हाई स्कूल में से मैंने मैट्रिक किया, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए। कॉलेज में भी मैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स के साथ मेरा ताल्लुक था, मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी में थी, और पीपल्स पार्टी फैमिली के होने के अलावा मुझे शुरू में ही बस ये असातिज़ा का कमाल था, ये उनके साथ ये महफिल रहती थी। मेरी हमेशा अपनी उम्र से बड़े लोगों से दोस्तियाँ रही, तो उसके नतीजे में पढ़ने वढ़ने का शौक़ रहा। हिस्ट्री पढ़ी, थोड़ा बहुत मज़हब पढ़ा, मुख्तलिफ हमारी जो फ़िक़्ह है ये पढ़ी, कुरान का, तफ़हीम का, बाकी दौरा हदीस किया, सब जो भी उस वक्त हो सकता था, और बड़ा उस वक्त शौक़ था। फिर चलते चलते एक वक्त आया कि जब अब्दुल्ला मलिक और सिब्त हसन और क्या इस तरह के लोगों को पढ़ा। ये मेरा इब्तदाई कॉलेज का दौर है, या कह लीजिए ग्रेजुएशन से पहले। फिर आस्ता आस्ता अली अब्बास जलालपुरी साहब को पढ़ा। तो ये कॉलेज के दौर में जब पढ़ा तो फिर ज़हन खुलना क्या है। फिर हमारे एक उस्ताद थे, वो भी अल्लाह ताला की रहमत करे फौत हो गए, तो वो बड़े लेफ्ट के बड़े कमाल के, तो उनसे बहुत सीखा। तो फिर मुझे शगफ हुआ कि यार ये सोशलिज्म तो पढ़ा जाए। दुनिया में एक पूरा उस वक्त पैरेलल जहान था ना, जहान था बिल्कुल, दो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। तो फिर सोशलिज्म को पढ़ना शुरू किया, तो उसी के हो गए। और उसमें जितना पढ़ा, मैं बिल्कुल ऊपर हमेशा कहता हूँ कि मैंने जितना सोशलिज्म को पढ़ा, मेरा उतना दिमाग और खुला। मैं उसका भी हिस्सा बना, मैं उस तहरीक का भी हिस्सा बना, मैं सोशलिस्ट पार्टी में, जद्दोजहद में, बाकी जगहों पे भी दोस्तों के साथ काम किया। लेकिन जो फिक्री तौर पे उसने सिखाया, फिर शौक़ पैदा हुआ पढ़ने का, और जो पढ़ते गए समझ आई कि हमें तो कुछ पता नहीं। जो इल्म हासिल किया तो पता चला हम तो जाहिलों में से। क्या बात है। तो यही एक सिलसिला चलता रहा। नौजवानी के इस दौर में अमूमी तौर पे ये जो दौर था, इसमें तो हमारा सिनेमा बहुत देख जाया करते, मूवीज़ देखा करते कमाल तरीके से। हाँ, ये हमारे गांव के बिल्कुल सामने सिनेमा हॉल था लाला मूसा का। उस बात पे सिनेमा जब मैं जाना तो बड़े मायूब सा काम था। सिनेमा देखना ये आवारा लोगों के काम गिने जाते थे। वालिदैन से छुप के जाना होता था तो बिल्कुल जाते थे। हाँ। और बड़े भाइयों से भी छुपना होता था। और वो भी फिल्में देखने जाते थे, हम भी फिल्में देखने जाते थे। फिर ये होता था कि थोड़े बहुत पैसे कभी मिल गए, हाथ ज़रा उस दौर में तंग होते थे, आजकल के दौर की तरह नहीं था। तो गुजरात फिर ज़रा अच्छे सिनेमा थे या फिल्में अच्छी लगती थी, तो वहाँ जाके फिल्म देखना और बड़ी अय्याशी होती थी। तो ख़ास दिनों में या ईद पे पैसे इकट्ठे हो गए, दोस्त इकट्ठे होके चले गए गुजरात फिल्म, तो वहाँ पे टिकट लेना एक बड़ा मसला होता था। अच्छा। और हमारा एक दोस्त वो बड़ा एक्सपर्ट था उसका, तो लोग रश होता था ना, आप उसको अंदाजा नहीं कर सकते वो क्या था। हाँ। कि एक वो बुकिंग ऑफिस है, उसके आगे ग्रिल लगी हुई है, छोटा सा उस पर रास्ता है, उसके सामने पैसे देने हैं, और टिकट वाला बंदा पीछे बैठा हुआ है। रश लगा हुआ है, कोई क्यों नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सैकड़ों लोग उसके ऊपर धंसे। तो वो हमारा दोस्त होता था, शुगर लगा के हम करते थे, उसको पकड़ के उसने कमीज उतारनी, अच्छा शलवार अच्छी तरह बांध के, पैसे हाथ में पकड़े और उसको पकड़ के ऊपर फेंक देते थे उस क्राउड को, क्राउड वो चलता चलता क्राउड के ऊपर से वहाँ पहुँचता था, और फिर ग्रिल को हाथ डालना और उसमें से उसने पैसे देने, टिकट लेने और वापस आ जाने। तो अगर वो साथ नहीं होता था तो टिकट मिलने मसला मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल देखते थे, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा था ये, उस वक्त तो तफरीह का यही नजरिया था ना, टीवी तो था नहीं बिल्कुल। और ये बाकी जो लवाजमात है जिंदगी के, जहाँ अब तो सनमे ही खत्म हो गए। हाँ जी, एक ही क्या सारे सनमे खत्म हो गए। हम लाहौर गए कॉलेज में, तो उस वक्त वहाँ बड़े सनमे थे, बड़े आला। फिर इंग्लिश फिल्में देखने का बड़ा शौक पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ यहाँ तो थी नहीं, वहाँ इंग्लिश फिल्में थी, वो जाया करते थे। लेकिन अब तो सनमे खत्म, अब उसकी अहमियत खत्म हो गई, उसकी जगह बहुत सारी बहुत बदल चीज़ें आ गई। मुझे आज भी अगर अपॉर्चुनिटी हो तो मैं टीचिंग में चला जाऊँ।
अच्छा, उस्ताद बनना, और आपने वो झलकता भी है। इंटेलेक्चुअल आदमी जो होता है वो हजूम से किनारा कशी करता है। आपके अंदर फिलॉसफी भी है, इंटेलेक्चुअल भी हूँ माशाल्लाह, लेकिन आपका प्रोफेशन हजूम वाला है, तो दिल करता है कभी इस सब चीज़ों से अलग होने को? थक जा मुझे 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 मैं लोगों से नहीं चाहता, मुझे लोगों में रहना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा कुछ वक्त ऐसा होता है जहाँ मैं बिल्कुल अकेला होना चाहता वक्त मिलता है वो? हूँ, वो नहीं मिलता। पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, घर पहुँचता हूँ तो थका होता हूँ, और फिर जहन में इतने काम होते हैं, उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन। ये जो किताब पढ़ना है ना, ये भी एक एथलीट की तरह होता है। बिल्कुल ऐसे। ये इस तरह नहीं है कि आप कोई एथलीट चाहे कि मैं अचानक उठ कर मैराथन दौड़ लूँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता। तो उसको पहले उसकी एक्सरसाइज होती है, उसका प्रोटोकॉल है। उसका अपना प्रोटोकॉल है, और वो फिर वार्म अप होता है आके। तो किताबें पढ़ने के लिए भी ये तरीका होता था कि आप थोड़ा बहुत वार्म अप होते हैं, चीज़ों पर सोचते हैं, फिर आप किताब की तरफ अगर तवज्जो देते हैं तो कंसंट्रेशन तब है। तो अब तो ये मेरा एक वक्त था कि मैं कई के सफ़ात पे मुश्तमिल किताब एक एक रात में पढ़ लेनी, और याद रहती थी। मतलब एक किताब सिर्फ पढ़ नहीं लेनी, याद रहती थी। कई दफ़ा नोट्स लेने, कई दफ़ा कुछ। अब ये आलम है कि 2 सफ़े पढ़े तो ये नहीं याद रहता कि पहले सफ़े में, कई दफ़ा उसको वापस जाके फिर वापस में पढ़ता। तो कंसंट्रेशन इतनी अब कम हो गई। उसकी वजह अब टेंशन्स, प्रेशर्स बहुत सारे आपके, और गैर ज़रूरी चीज़ें आप पे मुसलत होती। सो मेरा कोशिश दिल करता है, मैं तन्हाई में घर में भी कभी कभी, लेकिन जहाँ मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो कभी मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी मिल जाए तो ज़रूर अवेल करता हूँ। ये भी मेरा दिल करता है कि मैं कैंपिंग पे जाऊँ या किसी पहाड़ी इलाके में जाके अकेला कुछ दिन रहूँ। पहाड़ पसंद है आपको? पहाड़ पसंद है मुझे, सैराब पसंद है, सब इलाके पसंद है। मैं एक दफ़ा नॉर्वे गया, अक्सर जाता रहता हूँ। मैंने दोस्तों से कहा कि मैंने, उनका एक ट्रिप है जो उनका एक छोटा, बड़ा क्रूज़ नहीं, छोटा क्रूज़ है, वो 7 दिन 7 रातों का एक सफ़र है। सही। जो बर्गन, उनका एक शहर है, बर्गन से लेके शिर्केनेस, वो रूस के साथ जाता है। तो वहाँ मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता, वो एक पैसेंजर गाड़ी की तरह शिप है। बिल्कुल सही। कोस्ट लाइन के साथ साथ चलता है, फिर फ्यूज में चला जाता है, फिर मुख्तलिफ शहरों में रुकता हुआ। क्या बात। तो मैंने कहा मैंने उस पर जाना है, मेरी बुकिंग करा दो। उन्होंने करा दी। वो कहे कि भाई, मैंने कहा मैंने अकेले जाना। उन्होंने कहा यार क्या करते हो अकेले, 7 दिन 7 रातें क्या करोगे? ज़बान तो मैं नहीं आती, नॉर्वेजियन लैंग्वेज तो नहीं आती। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा। तो वहाँ से ओस्लो से बर्गन जो ट्रेन का सफ़र है वो भी खासा लंबा है, बड़ा मज़ेदार, बहुत खूबसूरत से इधर। खैर मैं वहाँ चला गया, एक रात में और रुका, तो 7 दिन 7 रातें। क्या बात। मेरा एक ही काम, ज़बान मेरी जानता को नहीं था, मैं किसी की ज़बान नहीं जानता था। एक मुझे वहाँ पे मौका मिलता था सारा दिन, मतलब सो लिया, जाके ऑब्जर्वेटरी डेक पे बैठ गए, वहाँ पे खामोश बैठे, बाकी लोग भी बैठे, बिल्कुल सही। आप चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या बात है। उनका कोई टीवी है ना कुछ है। 2 रेस्टोरेंट, 8 बजे उन्होंने खाना देना, 9 बजे खाना खाता, 10 बजे खाता, उसके बाद कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्या बात। तो शदीद ठंड, ये मार्च के दिन थे, शदीद ठंड। तो होता यह था कि उनका कोई 7, 7:30 बजे एक उनका सेक्साफोन बजाने वाला एक एक्सपर्ट था, तो वो वायद वो वहाँ के लेयर था। तो वो एक ऊंची जगह खड़े होके, वो डबल जैकेट्स पहनी हुई, ग्लव्स पहने हुए, स्पेशल सॉक्स, स्पेशल शूज, मैंने भी इसी तरह डबल टोपियां पहनी हुई। तो वहाँ खड़े होते थे, लेकिन यकीन कीजिए घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा एहसास नहीं होता था। क्या बात। वो सिर्फ अकेला इंस्ट्रूमेंट। क्या बात। और समुंदर है, टुक 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 जहाज आस्ता आस्ता चल रहा है, कोई शोर लम्बा जुड़ा नहीं, और वो शहर ज़्यादा था माहौल, ऊपर से चांदनी रात है, अजीब, इधर से पहाड़, बर्फ है। और मेरा सारा दिन इसी में गुजरता था कि या कमरे में जाके लेट के पड़ता रहा, या ऑब्जर्वेटरी डेक पे बैठ गया। अगर धूप निकल आई है तो
शिप के बैग पे वहाँ वो बेड टाइप होते हैं ना, पड़े जी। हुए चेयर्स, कंफर्टेबल चेयर्स, या वो बेड स्ट्रेच कर लेते हैं, तो उस पे लेट के क्या बात। तो मैंने वो 7 दिन 7 रातें गुजारे। दरमियान में कहीं कहीं वो उतारते थे, बताते थे कि यार 2 घंटे 4 घंटे रुकेंगे, किसी शहर में उतर के चले गए बाजार, वापस आ गए। तो उसके इलाके की कोई अगर अच्छी चीज़ है तो वो खुद भी एक जगह 6 घंटे या 7 घंटे भी उन्होंने रोका हमें। उन्होंने सी करंट्स दिखाए जहाँ पानी बहुत तेज़ी से चलता है, वो पंचकियाँ नहीं बनती वो, जी। और इस तरह का और बहुत सारी चीज़ें दिखाते थे। तो मेरे लिए वो आपका सवाल कहीं लंबा चला गया, मैं नॉर्वे के सफ़र में जा घुसा। क्या बात। उसका सहारा इतना है कि अभी तक कायम। तो मैं 7 दिन 7 रातें अकेले रहा, सिवाय इसके कि वो नौजवान जो सेक्सोफोन एक्सपर्ट था, पहले दिन उससे मेरी गपशप हो गई, उसको अंग्रेजी आती थी, वो है वैसे नॉर्वेजियन, तो उससे मैंने ऐसे ही गुजरते हुए क्रॉसिंग, तो मैंने उसकी तारीफ की तो रुक गया। फनकार की तारीफ करें तो उसको अच्छी लगती है, तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा यार तुम तो कमाल कर देते हो। तो उसने कहा नहीं मैं बस, आप कहाँ से हो? मैंने कहा इस तरह थोड़ी और बात। तो मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? आर यू गोइंग समवेयर? उसने कहा नहीं, आई एम फ्री। तो मैं क्यों ओके लेट्स सिट माय रूम, साथ ही मेरा कमरा था। उसने कहा चलो, हम जाके बैठ गए, वो गप्पे शुरू हो गई, वो भी जहान का बंदा था म्यूजिक का। क्या बात। तो उससे गप्पे शुरू हो गई, तो वो 4 दिन रहा, चौथे दिन फिर वो वापस चला गया। 4 दिन मेरी उससे गप्पे, लेकिन वो 1 घंटा सारा, उसके अलावा सारा दिन अकेले या सोना है या पढ़ना है। क्या बात। तो मेरे अभी भी मेमोरी में वो है कि मैं फिर वो करूँ। आपको जरूर करना चाहिए वो, आपकी क्योंकि खुद से मुलाकात थी। खुद एग्जैक्टली ये हुआ। यहाँ तो ये है ना कि मैं कभी खुद को मुयसर नहीं हो पाता। क्या बात। कौन सी बात बहुत तकलीफ देती है? चुगली। और ये आपका मैं ख्याल सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा, सबसे झूठ और खास तौर पे चुगली, जब किसी की पुष्ट पीछे आप उसके बदखोई करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, ये मुझे तकलीफ। बाकी चीज़ों से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। बंदे ने गलती की है, ठीक है यार, उसने कोई लालच कर लिया, ओके, आपसे फ्रॉड कर लिया इवन, ओके चलो, उसने कोई गलती उसके लालच कर लिया होगा। लेकिन अगर आप किसी के सामने बैठ के कुछ कह रहे हैं और पुष्ट पीछे उसको, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ जहर लगती है वो ये सबसे कमजोर हरकत है। घटिया कमजोर और चीज़। क्या बात बहुत खुश कर देती है आपको, वो क्या है? एक तो मैंने बताया था ना कि मैं अपने बच्चों के साथ उनका बचपन एंजॉय नहीं कर सका। तो मेरी बेटी के बच्चे हैं, अच्छा, वो होती तो बाहर के मुल्क में है, वो भी पिछले दिनों भी आई थी, तो उसके बच्चों को के साथ खेल के, या अपने मेरे भाइयों के जो उनके नवासे नवासियाँ जो थे पोते, उनके साथ देख के उनको उनकी खुशियाँ, उनके साथ खेल के वो बहुत मज़ा आता है। खुश, हालांकि बहुत कम वक्त मिलता है मुझे। अब मैं फिर फील करता हूँ कि अपने आप में गिल्ट फील करता हूँ कि अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो ये हम जो सियासी मजदूर हैं ना, हमारे साथ ये मसला है, हमको सियासी लीडर थोड़े हैं, हम सियासी मजदूर हैं। सही मजदूरी में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी फैमिली को, अपने आप को वक्त दे पाए। बिल्कुल सही। लेकिन या फिर ये है कि जब कोई लोगों के चेहरों पे खुशी हो, उनको कोई अचीवमेंट हो और लोग उससे चेयरफुल हो जाए, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी देती है। बहुत खुशी। और ख़ास तौर पे गरीब रोते अकेले में? कम रोता हूँ मैं। खुशी के लम्हे में बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत खुशी हो रही हो ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुख के लम्हों में कम आते। मैं खासा सख्त जान हूँ इस मामले में। कभी कभी बेबसी में हो जाता है, हाँ, दिल भी कर जाता है, लेकिन मैं आई डोंट क्राई। फैमिली ने जाहिर सी बात है सफ़र किया आपके प्रोफेशन की वजह से, तो अब क्या दिल करता है? कई दफ़ा ऐसा लगता है कि यार सब कुछ छोड़ूं, अब ज़्यादा वक्त फैमिली को दूं, या ये चीज़ अभी नहीं पैदा हुई है? बहुत दिल करता है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। दिल तो यही करता है। मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ, बहुत सारे मेरे भाइयों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं ना, बिल्कुल ऐसे।
मेरी वजह से जो है बेटी वो अपने घर चली गई, बेटा है वो अपने कोई कारोबार धंधे के चक्करों में सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहा है। वो पहले पढ़ रहा था, बाहर गया हुआ था, अब अपने को कारोबार प्लान कर रहा है। तो घर में मेरी वाइफ होती है और मेरी वालदा होती है। छोटी सी मेरी फैमिली है यहाँ पे मेरे साथ। वैसे तो मैं बहुत बड़ी लार्ज फैमिली में रहता हूँ, माशाल्लाह। मेरे भाई हैं, कजन्स हैं बहुत, और सारे हम बहुत वेरी क्लोजली निटेड है, बहुत क्लोज। उनके साथ वक्त गुजारने को दिल करता है। बीवी को लेके कभी बहुत रेयरली कहीं गया तो अब दिल करता है कि यार कभी उस बेचारी ने सारी उम्र मेरे लिए गुजार दी, कभी उसको लेके घूमने फिरने निकले। प्लान भी करता हूँ, फिर वो दिल दिए देने चले। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होता? मुझे आज भी अगर अपॉर्चुनिटी हो तो मैं टीचिंग में चला। अच्छा, उस्ताद बनना। और आपने मुझे लगता भी है, आप जब मुख्तलिफ जगहों पे बैठे होते हैं, जब गुफ्तगू हो रही होती है तो वो एक महसूस भी होता है। बड़े अरसे से मेरा ये ख्याल है कि हमारे माशरे में सियासत करने वाले बहुत लोग हैं, उस्ताद भी बहुत कमाल के लोग हैं, ये एक वहाँ कमी है कोई। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे माशरे में जितनी हमारी फ़िक्री इंतशार है, इखलाकी इन्हितात है, सियासत के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, कारोबार में काम करने वाले बहुत सारे लोग कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम अपनी कौम को एक जद्दोजहद, फ़िक्री जद्दोजहद में लेके चले, लोगों को आगाही लेके दें। ये जो सियासत में हम लोग आ जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है, कोई जुडिशरी में आ जाता है, अपनी अपनी डुगडुगियाँ बजा के हम लोगों को कायल कर लेते हैं, बहना लेते हैं। इससे निकलने के लिए, लोगों को फेयर जजमेंट के लिए, इन शराबों से निकाल के ख्वाबों तक रहने दें, इसके लिए कोशिशें करें। और दुनिया में जमहूरी जद्दोजहद जो है वो फ़िक्री जद्दोजहद के साथ चलती है। मेरा ख्याल है कि उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मैं हालात में उलझा ऐसा हूँ, अगर मैं पॉलिटिक्स में ना होता तो शायद मैं टीचिंग करता। आज भी मुझे मौका मिले या मिला तो ज़रूर करूँ। सेंसिटिव लोग, इंटेलेक्चुअल लोग रोमांटिक होते हैं, आप हैं? मैं शायरी पढ़ता हूँ, मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, बड़ा क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ, न्यू क्लासिकल सुनता हूँ। अब तो खैर मैंने कहा ना, झंझटों में पढ़ के कम हो गया है। मैं डांस देखता हूँ, बहुत अच्छा क्लासिकल डांसेस, आई रियली एंजॉय दैट। म्यूज़िक बहुत अच्छा, पेंटिंग को बहुत अच्छी कर रहा हो वो ज़रूर देखता हूँ। लेकिन जो रोमांटिसिज्म तो खैर होता है, जो हमारे यहाँ आम रमज है, ये तो नहीं हो सकता ना कि बंदा जवान हो और उसमें सनफ़े मुखालिफ के लिए अट्रैक्शन ना पैदा हो, ये नहीं होता, लाजम हमारे नेचुरल बिल्कुल। तो वो क्या जोश साहब ने कहा था ना, बड़ा मशहूर उनका है कि ये भी गलत के जोश मेरी ख्वाबगाह को फूलों की सेज ऐश का बिस्तर नहीं मिला, और ये भी गलत के दिल को किसी की निगाह से चुभकर जो टूट जाए वो निश्तर नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अपना दिल नहीं, लेकिन मुझे एक लिमिट से बियॉन्ड कभी मैं नहीं इसलिए गया। एक चीज़ मेरे हमेशा मद्देनज़र रही कि मैं जिस माशरे में रहता हूँ, मुझे अपने एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपने एक शौक़ को पूरा करने के लिए, अर्ज को, ये जो भी उसको नाम दे लें, मैं कोई गलती कर लेता हूँ, मैं किसी सिनफ़ मुखालिफ के साथ एक ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं नाकाम होता हूँ तो भी, एक तो दिलचस्प बात यह भी रही कि एक मुझे अपनी इज़्ज़त और ना का बड़ा शिकार रहा, यार मैंने कोई ऐसी हरकत की जिससे कोई मेरी सुबकी हो गई तो बड़ा अपने आप अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा। दूसरा जो बड़ा काम रहा वो ये था कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ पे औरत बहुत कमज़ोर तबका है, और अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी सारी इज़्ज़तें, गैरतें, हर चीज़ औरत के साथ। बिल्कुल सही। तो अगर कोई बच्ची, किसी लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ बन जाता
और उसकी भी गलती होती, मेरी भी गलती होती, लेकिन मेरी गलती को थोड़ी सी गलती समझ के इग्नोर कर दिया जाता और उसकी नस्लों को सजाएं मिल ताने मिलते, उनकी मुआशरे में तहकीर हो जाती। तो ये बात हमेशा मेरे सामने रही कि यार मैं भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ, अगर खुदा न खास्ता ये अदरवाइज हो तो फिर क्या हो। अच्छा, ऐसे लोगों की मोहब्बत नॉर्मली वन साइडेड होती है। मैंने अर्ज किया ना, वन साइड इसलिए होती है कि आप कोई उसको आगे इनिशिएटिव लेते नहीं, हाँ, लेते नहीं है, आप रुक अपने ही दिल में रुक जाते हैं, तो फिर वन साइडेड रहती है। हाँ। ये तो नहीं है ना कि आपको कोई फूल अच्छा नहीं लगता, आपको कोई वाल्स अच्छा नहीं लगता, आपको कोई चीज़, इसी तरह कोई अगर खूबसूरत खातून है, कोई खूबसूरत मर्द है, तो नेचुरली मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आगे आपने बढ़ना नहीं है, तो फिर वन साइडेड ही रहे। कौन फैसिनेट करता था, कौन अट्रैक्ट करता था, एक्टर कौन पसंद था जिसमें आपको अपना हीरो नजर आता था? पाकिस्तान में हमारे दौर में मोहम्मद अली साहब थे, वहीद मुराद साहब थे, बड़े कमाल के लोग थे। मेरा वैसे फेवरेट एक्टर नदीम थे। और इंडियन एक्टर्स में वहाँ दलीप साहब बड़े कमाल के थे, और भी। सियासत में रहते हुए सियासत में झूठ भी है, कई दफा मजबूरी भी है कि आप वादा करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाता। आप जैसी शख्सियत के लिए सबसे ज्यादा चुभन वाली बात क्या होती है जब आप की कोई कमिटमेंट पूरी ना हो पाए? वो तो खैर तकलीफ तो होती है, मैं लोगों से एडमिट कर लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो बात आपने कहनी है, जो कल कहनी है, वो आज कहो। बहुत अच्छे। और मैं लोगों के साथ भी मुबाहिसा करता रहता हूँ, बहस करता रहता हूँ। ये नहीं है कि मैं गलत काम नहीं कहता हूँ, मैं भी अपने दोस्तों के ताल्लुक वालों के खिलाफ, लेकिन ये मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मैंने एक्सट्रीम गलती की तरफ नहीं, छोटी मोटी गलती, लड़ाई झगड़ा, ये वो, किसी को छोटा मोटा बेनिफिट, किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र, लेकिन किसी का हक मार के नहीं, किसी के साथ जुल्म कर नहीं, किसी तालिब इल्म का हक मार के मैंने सिफारिश करके किसी दूसरे नालायक बच्चे को दाखिला लेके नहीं गया। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो ताकतवर है वो कानून को रोंद रहा, ताकतवर इदारे आइन को कुछ नहीं समझ रहे, अदलिया आइन से बाहर निकल के खेल रही है, हुकूमतें आइन से बाहर निकल के खेल रही है, विजिबल है, मीडिया वाले आइन से बाहर निकल के खेल रहे हैं। सर, मुआशरा टॉक्सिक होता जा रहा है, फनून लतीफ़ा का बड़ा अहम किरदार रहा है ऐसे मुआशरों के अंदर। आपकी पीपल्स पार्टी की इस हवाले से, आर्ट के हवाले से क्या पॉलिसीज? देखिए, पहले तो पीपल्स पार्टी एक बैलेंस्ड मुआशरे की ख्वाह है, हम उसके दाई हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी वो थोड़ा बहुत हालात का जबर आ गया है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फेडरेशन के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आपको पीपल्स पार्टी का एक बड़ा विजिबल, खवातीन के लिए, इवन ट्रांसजेंडर के लिए जो कोई बात करने को तैयार नहीं होता, इन सब तबकात के लिए जिनको आप कह सकते हैं कि ये कमज़ोर तबकात है मुआशरे के, इनके लिए हमेशा पीपल्स पार्टी नहीं। बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल हमारा ये ख़ास व्यू है कि जब तक आप मुआशरे को टॉलरेंट मुआशरा, मॉडर्न टॉलरेंट मुआशरा, एक सेकुलर समाज कायम नहीं करते। सेकुलर समाज का मतलब ये नहीं है कि कुफर का समाज आ जाएगा, सेकुलर समाज का मतलब तो यही है ना कि हर बंदे का अपना अपना मज़हब जिसने अप्लाई करना है। मज़हब बड़ी कमाल की चीज़ है, इंसानी ज़िंदगी में मज़हब का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, लेकिन आप उसको दूसरे पे मुसल्लत ना करें, उसको कन्विंस करें, उसको कायल करें, आप अपनी ब्रीचेस करें, लेकिन अगर आप उसको दबा के चलना चाहते हैं तब नहीं चल सकते। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो ताकतवर है वो कानून को रोंद रहा, ताकतवर इदारे आइन को कुछ नहीं समझ रहे, अदलिया आइन से बाहर निकल के खेल रही है, हुकूमतें आइन से बाहर निकल के खेल रही है, विजिबल है, मीडिया वाले आइन से बाहर निकल के खेल रहे हैं। और अब ये जो जदीद मीडिया है, इसने हमें सबकी हरकतों को एक्सपोज किया,
कोई किसी से छुपा हुआ कुछ नहीं। अगर कोई सियासतदान गलती करता है तो वो भी सबके सामने होती है, कोई जज करता है, कोई जर्नल करता है, कोई ब्यूरोक्रेट करता है, साफियों के भी किरदार सबके सामने, सो कुछ छुपा हुआ नहीं है। पहले बहुत होता था ना पर्दे पे, तो उसके नतीजे में अब लोगों के अंदर ना एक मायूसी सी हो गई है और कानून पे अमल दरामद नहीं है, आइन को बेतौकीरी है, तो ये रवैया आस्ता आस्ता नीचे तक चला। बिल्कुल सही। ये रवैया हमारे कारोबार में आ गया, ये हमारे नौकरी में आ गया, यानी मुझे जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए, मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी अरबपति बनना है, मैं 2 नंबरी करके आऊँ, 6 नंबरी करके आऊँ, मुझे सियासत में बड़ जल्दी जंप लगा के पहुँचना है, भले मैं सारे जहान के कंप्रोमाइज़ करूँ, मुझे असम्बली में ज़रूर पहुँचना है, भले मैं जो मर्जी कर जाऊँ। इसी तरह और बाकी सर्विसेज के अंदर भी कि खुशामद की वजह से आपको प्रमोशन होनी है, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम है। ये जब तक आप किसी मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए ये नहीं करते, आप रूल ऑफ लॉ लाएं, कानून के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश शुरू करें। हमारी जो लीडरशिप है, लीडरशिप सिर्फ सियासी नहीं, सारी लीडरशिप को ये बात सोचनी समझनी होगी और बैठ के इस पर एक वे फॉरवर्ड डिज़ाइन करना होगा कि हमने कैसे इस मुल्क को आगे लेके चलना है। एक नया मुआहदा, एक नया चार्टर लिखना है। हमें हमारा आइन हमारे पास है, उस पर हम अमल नहीं कर पा रहे, कहते हैं अमल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। फिर ये भी होता है कि बहुत दफ़ा हम अब ये पोज करना चाहते हैं कि देखिए जी हमने आइन के मुताबिक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हालांकि हम उसके खिलाफ कर यानी हम आइन की रूह के मुताबिक नहीं कर रहे होते। ये सब पे है, सब पे लागू होता है कि हम आइन की रूह के मुताबिक नहीं कर रहे, स्पिरिट छोड़ दी है। हम ये देखें ना, आइन ये कहता है मैं तो यही कर, हालांकि मैं उसके एक जवाज बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। इसी तरह ताकतवरों ने भी यही किया सबने, और समाज के अंदर जो दौलत वाला है वो अपनी दौलत के सहारे, जो ज़मींदार है वो अपनी ताकत के सहारे, ट्राइब वाला अपनी ताकत के सहारे, जो मौलवी साहबान है, जो मजहबी लीडर्स हैं वो अपनी ताकत के सहारे, हर बंदे ने अपनी अपनी एम्पायर स्टडी की हुई है। और वो कानून को अब अनफॉर्चुनेट ये हो गया है इस मुल्क के अंदर, 2 बड़े खौफनाक ट्रेंड। एक तो ताकतवर अपनी ताकत का इजहार अपने इल्म, अपने किरदार, अपने अच्छे किरदार से नहीं बल्कि अपनी बद किरदारी से कर रहा है, और वो इजहार कर रहा है कि मैं कानून कितना तोड़ सकता हूँ, ये उसकी ताकत का इजहार है। माशरे को दुरुस्त करने के लिए ना जी आपको दूसरों की टॉलरेंस आप में आनी बहुत जरूरी है। आप दूसरों की राय बर्दाश्त तो करें ना। डेमोक्रेटिक टॉलरेंस डेमोक्रेसी से ज़्यादा बड़ी है। पहले टॉलरेंस आती है, समाज तब्दील होते हैं, और ये हमारा जो ख्याल है ना कि हम कानून हमने बना लिए, हमने अपने नहीं बनाए, ये हमने बाकी दुनिया से कानून उधार लिए। जब पाकिस्तान बना तो 1935 का एक्ट लिया, आइन बना तो किसी से लिया, CRPC हमारी नहीं है, PPC हमारी नहीं है, ट्रैफिक लॉज हमारे नहीं है, तो हमने उसको थोड़ा बहुत अमेंड किया है, लेकिन ये उधार लिए। जिन कौमों से हमने उधार लिए हैं ना, उनकी अपने ओरिजिनल अपनी ज़रूरत के तहत बने, उन्होंने ग्रो करके बनाए जो रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम के तहत उनके। इसी तरह उन्होंने इदारे बनाए, उनमें रिफाइनमेंट आई है, उन्होंने अपने बेहतर प्रोडक्शन शुरू कर दी, फिर उनको बैंक चाहिए थे तो बैंक बना लिए, उनको दीगर इदारे चाहिए थे वो बना लिए, उनको ट्रांसपोर्ट मीन्स ज़्यादा बेहतर चाहिए थे वो बना लिए, गवर्नेंस में भी तब्दीलियाँ देखे। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि राय मुसल्लत करने का, और जमहूरियत में तो जी कोई कबीला नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई मसलक नहीं, एक ऐसा समाज जो आपकी ये जो पुरानी शनाख्तें थी उनको तोड़ के नई शनाख्त में जा लो, आप कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल। तो जब तक आप वो नहीं करते, हमने उनसे कानून उधार ले लिया, आइन उधार ले लिया, कल्चर भी किसी हद तक ले लिया। हम जितना इल्म हासिल कर रहे हैं उनकी किताबें हैं, उनका दिया हुआ साइंस है, हमने कौन सी साइंस नहीं कर ली है। हमारे साइंसदानों ने एटम बम बना लिया, बड़ा कमाल किया, लेकिन आज भी अगर खुदा न खास्ता ये सलाहियत हमसे छिन जाए तो फिर हमारे पास वो मशीनें नहीं है जिन पे ये चीज़ें बनाई जाती, वो किसी और की बनाई हुई। सो जो ओरिजिनल थीम है, उस थीम के उस समाज ने ग्रो किया, उसके अंदर टॉलरेंस आई, उन्होंने फिर अपने लिए ये समाज तश्कील दिया था, और ये जो सियासी निज़ाम था ये उन्होंने आस्ता आस्ता उसको रिफाइन किया था।
और फिर उसमें ये आ गया था कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आ गई। आस्ता आस्ता वो हुक्मरान जो मुतलकुल इनान हुआ करता था इस हद तक आ गया कि पब्लिक ओपिनियन के सामने डरा होता है। आज कानून और आइन कमजोर है, ट्रेडिशन ज्यादा ताकत, पब्लिक ओपिनियन ज्यादा ताकतवर है। आप तो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, वहाँ आप कोई गुनाह करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, आइन तोड़ लेते हैं, कोई करप्शन कर लेते हैं, तो उसके लिए तो वही तरीकाकार सिस्टम आपके खिलाफ FIR होगी, गिरफ्तार होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट में केस चला जाएगा, जजा सजा होगी, फिर उसकी अपील होगी, फाइनलिटी हो जाएगी। ये एक तरीका, हमारे यहाँ भी यही है। यहाँ के और वहाँ के निज़ाम में फ़र्क क्या है? यहाँ पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रेशर नहीं, और आस्ता आस्ता जो प्रेशर था, हम 40-50 साल में उस पब्लिक प्रेशर को, बजाय इसके कि वो जो पहले अंग्रेज के दौर का या कॉलोनियल दौर के खौफ थे जो गैर मुल्की हुक्मरानों ने अपनी ताकत के लिए कायम कर रखे थे, उसके जरिए कायम कर रहे, वो भी खत्म कर बैठे हैं। और जो जमहूरी प्रेशर डेवलप करना था उसकी जगह पे, यानी उसको खत्म होना चाहिए था, खत्म होना वो चाहिए। ताकत को जबर था ना, बिल्कुल जबर की उसको आस्ता आस्ता आपने रिप्लेस करना था। और आपने जब दूसरा रवैया था, यानी पब्लिक प्रेशर था, अवेयरनेस थी, इसको ऊपर ले गया ना, उसको रिप्लेस करना था। हमने वो रिप्लेस नहीं किया, इसको कमजोर कर बैठे, ये पैदा नहीं किया। सो आज हम मखमसे में, समाज को सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, डर क्या होता है कि अगर लोगों ने मेरे रवैये को देख लिया, मैं एक्सपोज हो गया, तो कानून तो बाद में आएगा ना, लोग मुझे उठा के बाहर फेंक दें, ये मुझे डिसओन कर दें, मेरी जमात मुझे डिसओन कर दे। तो जो वो जो प्रेशर होता है, यहाँ हम गलतियाँ करते हैं, जुर्म करते हैं, बंदा करप्शन में पकड़ा जाता है, सियासतदान पकड़ा गया, ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया, सावी पकड़ा, कोई उनकी दास्तानें आ गई हैं, जुडिशरी के लोगों के भी आ गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट की भी आ गई, ब्यूरोक्रेट कौन सी छुपा हुआ है किसी से, लेकिन किसी को परवाही नहीं, परवाही कोई नहीं। और उसकी ना समाज के अंदर कोई उसकी तहकीर हो रही है, और ना तो दुनिया, लोग आपको मुंह पे कह देते हैं कि तुम वो हो। और अगर हमें आज ये सोशल मीडिया के जरिए ताकत मिली है, तो उसको भी हम अब्यूसिव यूज कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप लोगों को गालियां दें, आप उनको कन्विंस करें, आप उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें, गालियों से नहीं, आर्गुमेंट्स। डेमोक्रेसी आर्गुमेंट से चलती है, गाली से चलती। सो आप डेमोक्रेटिक मीन्स यूज करें, आप आर्गू करें, और आर्गू करके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने मुखालिफों को, सबको कन्विंस करने की कोशिश करें। आपके साथ घंटों बात हो सकती है, लेकिन मुझे अंदाजा है, मैंने आज आपका पूरा दिन देखा है और मैंने आपकी मसरूफियत देखी है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया। बहुत मोहब्बत, आप सारी टीम, आपके का बहुत शुक्रिया। आप इतना ट्रैवल करके आए, और मैं सच्ची बात है गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं आपसे इंसाफ नहीं कर सके। सर जाते जाते मैं चाहता हूँ मैं आपसे कोई सीख लेके जाऊँ आपकी ज़िंदगी से, तो वो आप क्या बात है जो मुझे सिखाना चाहेंगे? मुश्किल से सवाल आपसे कर दिया, ये मुस्लिम का काम होता है, मैं नहीं आता, इसलिए सोच में पड़ गया हूँ। एक चीज़ मैं आपको एक जो किताब से कभी रिश्ता ना छोड़िएगा। क्या बात? पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना इल्म हासिल करेंगे उतने आपको अपनी जहालत का पता चलेगा, उतने आप में नरमी आएगी, तो आप में और आंच पैदा हो। और दूसरा, कोशिश कीजिए झूठ का सहारा मत, जितना कम मैं भी लेता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, नहीं, मैं कोई बड़ा परफेक्ट इंसान नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए तसन्नुह से, झूठ से बच के। प्रोग्राम चली कहानी एहसन सैयद का एक लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम अपने मेहमान को एक किताब देते हैं। ओके, तो मैंने आज जो किताब मुझे लगा जो आपके लिए चुनी है, अरे वाह वाह वाह, फैज़ अहमद फैज़ साहब, नुस्खा है वफा। इसमें फैज़ अहमद फैज़ नहीं है, फैज़ साहब है। फैज़ साहब बेशक, और ये एक ही है, एक ही हैं, एक। जो फैज़ साहब है, क्या बात, यानी जो साहब कहलवाए, क्या बात, क्या बात, जिंदगी में भी साहब थे, और क्या बात। क्या बहुत खूब। मैंने एक तहरीर लिखी है इसमें, आपकी अगर इजाज़त हो जरूर पढ़े। मोहतरम कमर ज़मान कायरा साहब, ज़िंदगी नशेब व फराज का मरकज़ है। इंसान जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता हो, इन नशेब व फराज के असरात से इसकी ज़िंदगी, शख्सियत और शोबे पर नमूदार हो ही जाते करती है। बहुत कम लोग कुर्रे अर्स पर ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी के मद्दोजज़र को अपनी शख्सियत पर असरअंदाज हुए बग़ैर एक म्याना रवी ज़िंदगी इख्तियार करते।
आप भी कुर्रियर्स पर उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सियासत जैसे शोबे में रहते हुए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल मजलूम के सहारे के लिए इस्तेमाल किया। आप से चली कहानी एहसन सैयद के साथ गुफ्तगू में एक पुरखुलूस और मोहब्बत से भरी किताब में मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, जो फैज़ साहब की ज़िंदगी के मुशाहदात और नशेब व फराज का मजमूआ है। मेरी दुआ है कि आप हमेशा इसी अंदाज में मुल्क व कौम की खिदमत का जेवर पहने अपनी शख्सियत के निखार के साथ पहचाने जाएं। आपका अपना एहसन सैयद। बहुत शुक्रिया। और यकीन कीजिए किताब से बड़ा तोहफा नहीं होता। और किताब के साथ एक बड़ा मसला ये है, किताब उधार नहीं देनी चाहिए। मुझे भी कोई दे, मैं वापस मुझे कोई किताब दे के फिर उसने हिम्मत से वापस बाकी किसी चीज का मैं उधार नहीं रखता, लेकिन ये रह जाती है सर। तो फैज साहब तो जी हमारे क्या, इनके बारे में क्या कहा जाए। ये फैज साहब